आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस चैप्टर 11। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पूरा सीज़न एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं उसकी कंबाइंड वीडियो गेर दूंगा। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें एरन दिखाया जाता है जो किसी को देख रहा होता है, जो कि वही गेट होता है, और वो बोलता है क्या यही वो एग्जिट है। उसके बाद एरन उस डोर के पास जाता है और बोलता है इस डोर में हैंडल के साथ साथ की होल भी नहीं है, इसे मैं कैसे ओपन करूँगा। तभी एरन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि जो ये स्वॉर्ड है इस गेट के सामने धंसी पड़ी है। क्या जो ये बंदा मेरे सपने में आकर इसे चलाता है, क्या इसका मतलब यही है, यही स्वॉर्ड इस दरवाजे की चाबी है। और फिर एरन बोलता है मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ तो जो स्वॉर्ड है वो मेरे लिए परफेक्ट साइज़ है। ये कितनी अजीब बात है ना। जिस बंदे की स्वॉर्ड से बचने के लिए मैं यहाँ आया था, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए उसी बंदे की स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अगर मैं पहले वाला एरन होता तो मैं शर्म से ही डूब जाता। लेकिन अब मुझे पता है जब से वो सपने वाला बंदा मुझे मिला है, केवल उसी की वजह से मैंने पहली बार अपनी स्वॉर्ड को होल्ड करा था। उसके बाद एरन कुछ पिछली बातों को याद करते हुए बोलता है कि और पहली बार मैं जब तक दौड़ा था जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन जो भी कुछ मैंने किया था, वो भले ही स्ट्राइक्स हों या फिर जो मैंने स्विंग करे थे वो हों, वो सभी कुछ केवल और केवल मैं सिर्फ उसके तरह बनने की कोशिश कर रहा था उस समय। पर ये उसकी विल नहीं थी, मैं था जिसने अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करा था। और उसी के साथ एरन बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये मेरी विल है, और उसी के साथ जो अपना एरन होता है वो उस दरवाजे को बीच में से काट देता है। फिर आखिरी में एरन मुस्कुराता हुआ बोलता है ये मेरी स्वॉर्ड है। और उसके अगले सीन में हमें एरन अपने कमरे में दिखाया जाता है। वो उठता है और कहता है कि ये तो मेरा ही कमरा है, हाँ मैं वापस आ चुका हूँ, ये इतना ज़्यादा बदला नहीं है, शायद ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, और थैंक गॉड अब मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ। पर तभी वहाँ से एक बिल्ली की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर एरन सोचता है कि वो रूरू होगी, पर जब वो उसे देखता है तो वो रूरू नहीं होती। और उस बिल्ली को अपना मार्कोस भगा देता है और कहता है मैंने तो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी थी, पर तुम अंदर कैसे आ गए भाई। तभी मार्कोस को अपना एरन बुलाता है। पहले तो बिल्कुल शांत होता है, फिर अचानक ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और एरन मार्कोस से पूछता है मार्कोस मेरी फैमिली कहाँ है। साथ ही मार्कोस तुम्हारे मुंह पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं। पर मार्कोस एरन की किसी बात का जवाब नहीं देता और कहता है मास्टर आप वापस आ गए, और रोने लगता है एरन को गले लगाकर। एरन पूछता है मार्कोस क्या गलत हो गया। फिर मार्कोस बोलता है बहुत ज़्यादा राहत की बात है, बहुत ज़्यादा राहत की बात है कि आप वापस आ गए, मुझे नहीं लगा था कि आप वापस आ पाओगे। जिससे सुनकर एरन बोलता है क्या ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद अपना एरन मार्कोस से पूछता है मार्कोस मुझे सोते हुए लगभग कितना समय बीत गया। जिसका जवाब देते हुए मार्कोस बोलता है आप लगभग 5 साल से सो रहे थे। जिसे सुनकर हमारा एरन हैरान हो जाता है और बोलता है क्या उस दूसरी दुनिया और इस दुनिया का समय एक जैसा चल रहा था क्या। फिर उस प्रॉमिस का क्या होगा जो मैंने एलिया लिंड से और अपने हेडमास्टर से करा था। और साथ ही वो कहता है उस सब्जुगेशन का क्या हुआ जो फैमिली के ऑनर के लिए होता है। उसके बाद एरन मार्कोस से बोलता है मेरे पेरेंट्स और क्रिल कहाँ है, क्या वो सभी सेफ हैं। और अगले सीन में एरन अपनी फैमिली से मिलता है और वो सभी रो रहे होते हैं। एरन उनसे बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने समय से दूर रहा था। जिसके जवाब में उसके फादर बोलते हैं तुम माफ़ी मत मांगो एरन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। फिर एरन बोलता है क्रिल कहाँ है। जिसके जवाब में एमिलिया बोलती है कि वह सीजर प्रिंसिपलिटी में है। साथ ही क्रिल एक सकीना किटन नाम की एक बहुत अच्छी मिस्टिक आर्ट्स वाली टीचर की स्टूडेंट बन चुकी है। जिसे सुनकर एरन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है क्रिल भी बहुत अच्छा कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को फिर से एक ट्रबल में फंसा दिया था, पर आज के बाद मैं अपना हर चीज़ में बेस्ट दूंगा। उसके बाद एरन अपने माता पिता से बोलता है फादर मदर आप भले ही कहते हो कि आप ठीक थे, पर मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे। साथ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम रहा होगा क्योंकि आपका एक इकलौता लड़का एक अजीब ट्रैप में फंस गया था। फिर एरन बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने इन 5 सालों में कुछ नहीं करा, मैंने बाकी सभी से ज़्यादा मेहनत करी थी और मुझे उसके रिजल्ट भी मिले थे। जिस बात को सुनकर उसके फादर बोलते हैं ट्रेनिंग, तुम्हारा मतलब स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग से है क्या। जिसका जवाब देते हुए एरन बोलता है हाँ, अब मैं आपको और भी ज़्यादा मुश्किल में नहीं फंसाऊंगा, साथ ही आप अब चिंता मत करना। और आज से मैं फेरेरे फैमिली का एक बड़ा लड़का होने के नाते आपको वो अपीयरेंस दिखाऊंगा जो इस फैमिली के टाइटल के लिए बहुत अच्छी होगी। और फिर एरन बोलता है ये अप्रैल चल रहा है और अगले महीने सब्जुगेशन स्टार्ट है और मैं उसमें पार्टिसिपेट लूँगा। पर तभी वहाँ कोई आता है और वो बोलता है क्या तुमने अभी ये कहा कि तुम अभी सब्जुगेशन में पार्टिसिपेट करोगे, पर इसकी परमिशन तुम्हें कौन देता है। जिस बात को सुनकर अपना एरन जब पीछे मुड़ कर देखता है
तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं अपनी क्रिल होती है जो बहुत बड़ी हो चुकी है। और उसी के साथ अपना एरन क्रिल के पास जाता है और बोलता है, क्रिल तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। पर उसके जवाब में अपनी क्रिल बोलती है, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे मुस्कुरा सकते हो। जिसके जवाब में अपना एरन बोलता है, मैंने बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा था और जब देखा तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसलिए मैं मुस्कुराया था। पर तभी क्रिल बोलती है, मैं सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट करूंगी अपने भैया की जगह। जिसे सुनकर बैरन पेरेरा बोलता है, क्रिल ये तुम क्या कह रही हो। जिसके जवाब में अपनी क्रिल बोलती है, एरन को इसमें पार्टिसिपेट लेने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो लगभग 5 साल बाद एक बैरियर में फंस कर यहाँ आया है, आपको तो उसे रोकना चाहिए, पर आप उसे एक डेंजरस प्लेस में डाल रहे हो। पर तभी एरन बोलता है, क्रिल अगर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है तो मैं बहुत ठीक हूँ, तो तुम मेरी फिक्र मत करो, और मैं उस बैरियर में ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी अपनी क्रिल बोलती है, सब्जुगेशन एक इवेंट है जो अपनी फैमिली का हॉनर बढ़ाता है, और आप इसे किसी भी वे में देख लो, इसके लिए तो परफेक्ट मैं ही हूँ। और अगर आप इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे एक स्पार मैच में दिखाओ कि आप उसके वर्दी हो। क्रिल की ऐसी बात सुनकर एमिलिया गुस्सा हो जाती है और उसका नाम लेकर उसे समझाने वाली होती है, पर अपना एरन उसको रोककर बोलता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो ठीक है। फिर एरन वहाँ से जाने लगता है और क्रिल से बोलता है, मुझे फॉलो करो। और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ ऑब्टेन की थी उस प्लेस में। और अगले ही सीन में हमें दो गार्ड दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यंग मास्टर का फिर से फेस देख पाऊंगा। दूसरा बोलता है, सच बताऊं तो मुझे लगा था कि वो अपनी मिस्टिक आर्ट्स के इस बार बहाने को लगाकर उसकी मौत को कवर कर रहे हैं, पर अचानक से एक स्पार मैच क्यों कर रहे हैं। फिर अपनी क्रेल जोर से चिल्लाती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने रेडी हो जाओ। जिसके जवाब में अपना एरन बोलता है, मैं रेडी हूँ, और हवा में अपने हाथ पकड़ लेता है जैसे उसने कोई स्वॉर्ड पकड़ रखी हो। फिर क्रेल बोलती है कि मैं दोबारा नहीं कहूँगी, इसलिए अपनी स्वॉर्ड को जल्दी से जल्दी पकड़ लो। पर अचानक की जो क्रेल है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और अगले सीन में एरन के हाथ में उसकी बड़ी वाली स्वॉर्ड अपीयर होने लगती है और एरन बोलता है, अब मैं रेडी हूँ। जिसे देखकर वहाँ जितने भी गार्ड्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड अपीयर कर ली। और जो मार्कोस होता है वो बोलता है, क्या यही मिस्टिक आर्ट्स होती हैं। साथ ही एरन के पेरेंट्स देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, एरन ने सचमुच मिस्टिक आर्ट्स अवेकन कर ली हैं। और अपने एरन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मेरे पास सिर्फ यही एबिलिटी है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और जो बाकी उसके आसपास वाले बंदे होते हैं बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अपने एरन को ऐसा करता देख क्रिल गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अपने मन में कि तुम हमेशा ऐसे करते हो। और वो अचानक ही अपनी जो स्वॉर्ड होती हैं छोटी छोटी सी, उन्हें हवा में उछाल देती है, और तुरंत ही जो छोटी छोटी स्वॉर्ड होती हैं वो अचानक ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और उसी के साथ क्रिल बोलती है, अब ये मैच शुरू होता है। जिसे ऐसा करता देख अपना एरन बोलता है, क्या हम इसे बंद कर सकते हैं। जिस बात पर क्रिल इतना ध्यान नहीं देती, वो अपनी स्वॉर्ड को आगे भेजती है, और जो अपना एरन होता है वो उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और अपने मन में कहता है, मेरे जो हाथ हैं वो ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल टूट जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर है। पर फिर भी एरन उनको ब्लॉक कर रहा होता है। पर तभी वो जो स्वॉर्ड होती है वो पीछे से एरन की तरफ आती है, जिसे देखकर उसके माता पिता बिल्कुल घबरा जाते हैं और कहते हैं कि एरन अपने पीछे देखो। पर जब तक एरन उसे देखता है तो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, पर उसी के साथ जो अपना एरन होता है वो उस अटैक पर अपने स्वॉर्ड मारकर उससे ख़त्म कर देता है। एरन को ऐसा करते देख क्रिल उसे गौर से देखने लगती है, और तभी अपना दूसरा अटैक लॉन्च करने की तैयारी में होती है और उन्हीं छोटी छोटी स्वॉर्ड को एरन की तरफ फिर से भेज देती है। पर जो हमारा एरन होता है वो फुटवर्क इस्तेमाल करके अपने क्रिल के जितने भी अटैक होते हैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देता है। जिसे देखकर जो क्रिल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जो अपनी तीनों स्वॉर्ड होती हैं उन्हें बहुत ज़ोर से एरन की तरफ भेजती है। एरन उसे देखकर पहले तो घबराता है, और हमें उसकी स्वॉर्ड दिखाई जाती हैं जो कि एरन की तरफ जा रही होती हैं, और तीनों की तीनों एरन की तरफ जाकर बहुत ज़ोर से लगती हैं। जिस अटैक को देखकर वो दोनों गार्ड अपने आप से बोलते हैं कि हमें शायद उन्हें रोकना चाहिए। दूसरा बोलता है कि आखिरकार हम ऐसे भयंकर चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। और मार्कोस अपने मन में सोचता है, जो यंग लॉर्ड हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने एक हमले का भी काउंटर अटैक नहीं किया है अब तक। और जो हमारी क्रिल होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही होती है, और अचानक ही हमें एरन दिखाया जाता है जो थोड़ा हैरान हो जाता है, और हमें दिखता है वो उन तीनों स्वॉर्डों को देख रहा होता है जो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और ज़मीन पर जाकर गिर जाती हैं। पर तभी हमें क्रिल दिखाई जाती है जो कि रो रही होती है। क्रिल को रोता देख एरन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्रिल। साथ ही वो बोलता है कि मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ क्रिल।
इन सभी बातों को सुनकर जो क्रिल है वो एरन को गले लगा कर रोने लगती है। एरन बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। क्रिल बोलती है भैया, और ऐसे करके रोने लगती है। एरन क्रिल से बोलता है तुमने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और उसके अगले सीन में हमें उन दोनों को एक कमरे में दिखाया जाता है जिसमें क्रिल बोलती है इस बार की जो सब्जुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और डेंजरस भी है। जिसे सुनकर एरन बोलता है क्या डेंजरस? फिर क्रिल बोलती है इस साल एक डीमोनॉइड अपीयर हुआ है। उसके बाद क्रिल बोलती है गैरन फैमिली की साउथर्न टेरिटरी में लगभग 1 महीने पहले वहाँ के डीमन के ट्रेसेस पाए गए थे। वो एग्जिस्टेंस जिन्होंने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत ज़्यादा ताकत पाई है, और तुम डीमोनॉइड्स को मिस्टिक आर्ट्स वाले बंदों के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद क्रिल आगे बताती है और बोलती है एक करप्टेड हार्ट जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो वो आमतौर पर इन मॉन्स्टर्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और डेंजरस है और इसीलिए मैं सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऐसी बात सुनकर जो अपना एरन है वो क्रिल को समझाया नहीं जा रहा होता है, पर क्रिल उसकी बात बीच में काट कर बोलती है कि अगर तुम सब्जुकेशन में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जा सकती, और आपने पहले भी देखा है कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, है ना। तो जो अपना एरन है वो बोलता है ये बात सच है, पर तभी वहाँ कोई आता है और बोलता है ऐसा नहीं होगा। और वो क्रिल से आगे बोलता है क्रिल 2 हफ्ते बाद बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसके जवाब में क्रिल बोलती है मेरा भाई लगभग 5 साल के बाद आया है उस बैरियर को ख़त्म करके, तो मैं जाहिर सी बात है उससे मिलने ज़रूर आऊँगी। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है अरे तुम एरन पेरेरिया हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और वो अपने बारे में बताते हुए बोलती है मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत मिस्टिक आर्टिस्ट हूँ जो कि सीरिया से है, जिसका नाम सकीना किटन है। फिर जो हमारा एरन होता है वो सीरिया को हेलो करता है और अपने मन में सोचता है मैंने सुना है कि वो 50 साल से भी ज़्यादा उम्र है उसकी, पर वो बहुत ज़्यादा यंगर है, शायद उसने मिस्टिक आर्ट से परफॉर्म किया होगा। तभी सीरिया बोलती है आप जो भी सोच रहे हो वो सही है। तो वो बोलती है आगे कि आप वैसे क्या सोच रहे थे? जिसे सुनकर एरन बोलता है क्या आप मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो मिस्टिक आर्ट से? तो जो सीरिया है वो बोलती है नहीं, वैसे मैं पढ़ तो नहीं सकती, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। और सीरिया बताती है क्या तुम यही सोच रहे थे ना कि ये कितनी गोरी है और इतनी ब्यूटीफुल लेडी मेरी छोटी बहन की सिस्टर कैसे हो सकती है ना। और वो उसे बोलकर हंसने लगती है, पर तभी अपनी क्रिल बोलती है इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये मिस्टिक आर्ट्स के सिवा हर चीज़ में बेकार है। जिसे सुनकर सीरिया बोलती है ऑफ कोर्स मैं मिस्टिक आर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, और तुम कितनी ज़्यादा शर्मीली लड़की हो जो अपने मास्टर को इतनी ज़्यादा कम्प्लीमेंट कर रही हो बिल्कुल घुमावदार वे में। जिसके जवाब में क्रिल बोलती है नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था जो मैंने तुमसे बोला है। पर तभी सीरिया बोलती है कि मैं तुम्हारे को बता दूं एक बात कि जो ये क्रिल है ये लगभग 5 साल से तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। जिसे सुनकर जो क्रिल है वो तो बिल्कुल भड़क ही जाती है उसके ऊपर। जिसके बाद सीरिया क्रिल से बोलती है आपने क्या बोला था कि अगर आपको मेरा मुंह बंद करना है तो चुपचाप अपने कमरे में चल दो। जिसे ऐसा करता देख जो एरन है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अमेजिंग, मैंने आज से पहले किसी को भी क्रिल को इतनी परफेक्टली हैंडल करते हुए नहीं देखा। क्रिल के जाने के बाद जो सीरिया होती है वो एरन को बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं था, है ना, और मैं को तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी विल चाहिए। जिसे सुनकर एरन बोलता है नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ। फिर सीरिया बोलती है कई अलग अलग तरीके से तुम क्रिल से बहुत ज़्यादा अलग हो। तो एरन बोलता है क्या ऐसा है? तभी सीरिया बोलती है सच बताऊं तो मैं तुम्हें इस चीज़ को देने के लिए आई थी, और वो एक लॉकेट होता है। और उसके बाद हमें उस लॉकेट के बारे में बताया जाता है जो कि एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि अगर कोई भी डिमोनिक एनर्जी उसके पास आएगी तो वो पहले ही बता देगा, और अगर कोई डेंजरस एलिमेंट है तो उसके बारे में भी बता देगा, और साथ ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइजन्स को भी डिटॉक्सिफाई कर लेता है। जिसे देखकर अपना जो एरन है वो बोलता है ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ ये मैं नहीं ले सकता। तभी सीरिया बोलती है नहीं, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, इसे क्रिल और मैंने मिलकर बनाया है। 5 साल तक जब तुम उठे नहीं थे तो क्रिल तुम्हारे जागने की बहुत ज़्यादा तमन्नाएं करती थी और पूरे दिन इस लॉकेट को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। और जब से मैंने क्रिल को अपना डिसाइपल बनाया है तब से मैंने अब तक इतनी ही बार उसको एनर्जेटिक देखा है, तो प्लीज़ इसे तुम ले लो। उसी के साथ अपना एरन भी मान जाता है और थैंक यू बोलता है। तभी वो जाते हुए बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम एक अच्छे बड़े भाई हो, खासकर मैंने जितनी उम्मीद रखी थी तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे निकले। और सीरिया के जाने के बाद जो एरन है अपने मन में कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स ठीक हैं और जो क्रिल है उसे भी एक अच्छा मास्टर मिल चुका है। तभी एरन कहता है कि लेकिन रूरू रूरू तुम कहाँ हो? और अगले सीन में हमें गैरन की टेरिटरी दिखाई जाती है और उनके बेस में बंदे सब काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें अपना एरन दिखाया जाता है जो कि कुछ गहरी सोच में पड़ा हुआ होता है।
जिसमें क्रेल बोल रही होती है, मुझे सच में नहीं पता, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। जब कुछ समय पहले वो हमारे स्टेट में ही थी, फिर वो वहाँ से चली गई। और क्रेल वहाँ से जाने लगती है और कहती है, और वैसे भी मैंने उसे नहीं देखा। और जब क्रेल जा रही होती है तो एरन अपने मन में कहता है कि तुम भी जानते हो इसमें रूरू की कोई गलती नहीं है, इसमें सच में बताऊँ तो किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मैं ही चाहता था वो चीज़। उस बात को सुनकर क्रेल बोलती है कि फिर तुम मेरे से क्या चाहते हो, जिसके जवाब में एरन बोलता है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ जब तुम मुझसे दोबारा मिलो तो उससे इतना ज़्यादा नफरत मत करना। जिस बात को सुनकर क्रेल वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं अपनी कोशिश करूँगी। और एरन रूरू को याद कर रहा होता है। और अगले सीन में हमें उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि एरन से पहले फाइट करके हार चुके होते हैं। उनमें से हरी घास बोल रहा होता है कि गाली देकर उसे देखो, उसने सचमुच पार्टिसिपेट करा है। दूसरा बोलता है, मैंने सुना है कि वो एक मिस्टिक बैरियर में फंस चुका था। उसके बाद हरा बाल वाला बंदा बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये झूठ है, सिर्फ वो अपने बेड पे पड़ा रहने के लिए इस झूठ को अपनाया होगा। काले बाल वाला बंदा बोलता है, शायद तुम सही हो सकते हो। हरे बाल वाला बोलता है कि पता नहीं वो इस दुनिया में क्या सोच रहा है और उसने सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट करा है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने मॉन्स्टर सब्जुकेशन में कभी भाग नहीं लिया और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। काले बाल वाला बोलता है, फिर भी अगर उसके पास पहले वाला एक्सपीरियंस हुआ तो वो काम चला सकता है। तब भी रियान अपने मन में सोचता है, एरन मुझे नहीं पता कि तुमने इतने समय तक क्या किया और तुम कहाँ थे, पर मैं बहुत खुश हूँ तुमसे फिर दोबारा ऐसे मिलकर। जो उस दिन तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए। तभी जो काले बाल वाला है वो हरे बाल वाले से बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने इसमें पार्टिसिपेट करा, मुझे लगा था कि तुम डीमन से डर जाओगे। जिसका जवाब देते हुए हरे बाल वाला बोलता है उसे गाली देकर कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ। फिर वो बताता है, डीमोनॉइड के कारण उन्होंने ट्वाइस नाइट ऑर्डर को और मैजिशियन और बाकियों को भेजा था किंगडम के कैपिटल में। और तो मैंने ये भी सुना है जो इस नाइट ऑर्डर का जो लीडर है उसका नाम सर बर्नेट है, जो इस सब्जुकेशन का इंचार्ज भी है। तभी केविन आगे बोलता है, इसमें हम हार नहीं सकते, साथ ही इससे हमें बहुत ज़्यादा होनर गेन होगा और इसीलिए मैंने सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट करा। तभी काले बाल वाला बंदा बोलता है, केविन अपना मुंह बंद करो। जिसे सुनकर जो केविन है वो बोलता है, क्या गलत है, पर हम उनके पीछे ही तो रहेंगे। और तभी जो अपना केविन है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वाइस कैप्टन खड़ा होता है। वाइस कैप्टन का नाम सुन के तो वहाँ जितने बंदे होते हैं सभी बाहर निकल आते हैं। और जो वाइस कैप्टन होता है वो कहता है, मुझे माफ़ करना तुम्हारा मूड ख़राब करने के लिए, पर यहाँ जितने भी नोबल्स हैं उनके लिए ये अच्छा होगा कि वो इस सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट ना करें। जिस बात को सुनकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं सभी का मुंह उतर जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वाइस कैप्टन आगे बोलता है, इस सब्जुकेशन में जितने भी डिमोनॉइड हैं उन्हें मैं अपनी जो फोर्स लेकर आया हूँ उनसे देख लूँगा। जिस बात को सुनकर विस्काउंट बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हैं वाइस कैप्टन, आप ऐसे इतने इम्पोर्टेंट मैटर पर कैसे अपने आप ये डिसीजन ले सकते हो, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। जिसके जवाब में वाइस कैप्टन बोलता है, जो इस बार का डिमोनॉइड लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर है कंपेयर टू मॉन्स्टर्स, और इस बात को जितने भी बच्चे हैं वो भी जानते हैं। वाइस कैप्टन आगे बोलता है, तुम साउथर्न नोबल्स तुम ये बात सब जानते हैं, और बाकी सब बोलते हैं मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, क्योंकि वो अपना ऑरा बाहर निकाल रहा होता है। जिस फोर्स को मैं अपने अंडर कमांड कर रहा हूँ उसके लिए तो मैं अपनी जो नेशन है उसके लिए लॉयल हूँ, ना कि तुम्हारे तरह फेम के लिए कर रहा हूँ। तो वाइस कैप्टन कहता है, अभी हम सभी प्रिपेयर हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ पूरे डिमोनॉइड को ख़त्म कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जो कि अपने फेम को ज़्यादा देखते हैं इस नेशन से ज़्यादा। ये वो है जो कि मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, और क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। और उसी के साथ वो अपना प्रेशर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ जितने बंदे होते हैं वो उसके बाद सांस लेते हैं और वो उनके मुंह पे सारा पसीना पसीना हो जाता है। पर तभी रियान अपने वाइस कैप्टन का रास्ता ब्लॉक करता है, जिसे देखकर अपना वाइस कैप्टन बोलता है, तुम कौन हो जो कि मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। और उसी के साथ में प्रेशर निकालने लगता है, जिसको सोचता है रियान ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल प्रेशर है। और उस प्रेशर को झेलता हुआ अपने रियान बोलता है, मैं गैरोन फैमिली का बड़ा लड़का हूँ जिसका नाम रियान गैरोन है। उसके बाद वाइस कैप्टन पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो रियान बोलता है, मैं और कोई एक्सक्यूज़ ना बनाता हुआ आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि मैंने डिमोनॉइड अपने अपोनेंट हैं उनको हल्के में लिया, पर लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, और इस नाइट ऑर्डर का जिसके आप कैप्टन हो उसका मैं आपका एक हिस्सा बन के जाऊँगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं अपना सारा बेस्ट दूंगा, और ऐसे बाद में कभी केयरलेसनेस नहीं दिखाऊंगा, और प्लीज़ मुझे एक चांस और दीजिए। तभी वाइस कैप्टन हंसते हुए जाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा मजाक थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं कोई होता भी नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसा एक ऑर्डर दे दूँ।
जिससे कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके हेड्स को देखकर मैं ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता कि जिसमें आप डिमोनॉइड सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट ना कर सको। और क्या इसके बाद जितने भी टेरिटरी के बंदे होंगे वो क्या आराम से जी पाएंगे? पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था जब मैंने तुमसे बोला था कि डिमोनॉइड के सामने अपना गार्ड्स डाउन मत करना। और मैं होप करता हूँ कि कल तुम फाइट के मतलब बैटल के टाइम पर अपनी बेस्ट कंडीशन में होगे। और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। और प्लीज़ आप जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि मुझे जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।